हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, क्यों मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्यों जरूरत हुई कि ऑर्गेनिज्म है वो प्रोडक्शन करेंगे, अपनी जैसी प्रोजेनी बनाएंगे। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट आर बायोलॉजिकली सिमिलर टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। की रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा, बायोलॉजिकल सिस्टम के द्वारा सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। मुर्गी है वो हमेशा मुर्गी के चूजे पैदा करेंगे, इंसान है वो हमेशा इंसान के बच्चे पैदा करेंगे। तो वो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट आर बायोलॉजिकली सिमिलर टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। Second point, an individual organism needs no reproduction to maintain its life, but it is necessary for the existence and continuity of life of each species. So, an organism spends much energy to create more individuals. कल भी हमने चर्चा करी थी कि एक इंडिविजुअल को रिप्रोडक्शन जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है, परंतु उस स्पीसीज को एग्जिस्ट करने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन है वो एक स्पीसीज के लिए जरूरी है, इंडिविजुअल के लिए जरूरी नहीं हो सकता है। आप ओवरऑल अगर कहें तो एक धरती पर जीवन है वो लगातार चलते जा रहा है, वो सिर्फ एक कारण है ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर उसको आप इंपॉर्टेंस भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। तो ये बात हम चर्चा कर चुके हैं बच्चों की। ये आप सेल देख पा रहे हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्रोमोजोम्स होते हैं। और इस बारे में भी आपको पता है कि क्रोमोजोम्स हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है किस फॉर्म में स्टोर होती है, वो डीएनए के रूप में पाई जाती है। डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, क्रोमोजोम के फॉर्म में वो न्यूक्लियस में पड़ा रहता है। तो यहां पर जो ये बेस पेयर्स लगे हुए हैं, चार बेस पेयर्स होते हैं, ATCG, एडिनिन, गुएनिन, थाइमिन, साइटोसिन, चार प्रकार के नाइट्रोजनस बेसेज होते हैं। और ये नाइट्रोजनस बेसेज हैं किसी ट्रेट को, करेक्टर को डिटरमाइन करते हैं। तो कहना चाहिए कि डीएनए में नाइट्रोजनस बेसेज का सीक्वेंस है वही करेक्टर को डिटरमाइन करेगा। कैसे डिटरमाइन करेगा, आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के सीक्वेंस है डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसेस के। तो वो सीक्वेंस है वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाना है तो इसकी सूचना है वो कहां पर स्टोर है, इन नाइट्रोजनस बेसेस के अंदर छुपी हुई है। और ये प्रोटीन है वो रेस्पॉन्सिबल होगी बॉडी डिजाइन के, कि वो उसका कलर क्या होगा, हेयर कलर क्या होगा, उसके फेस कैसा होगा, उसकी हाइट क्या होगी, उसकी इंटेलेक्चुअलिटी क्या होगी, सारी चीजें हैं वो किस रूप में कार्य करती हैं, प्रोटीन के रूप में। और ये प्रोटीन की सूचना है वो कहां पर स्टोर है, डीएनए के अंदर। और डीएनए कहां पर है, क्रोमोजोम बनाता है। और क्रोमोजोम कहां पर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस कहां पर है, सेल के अंदर। और सेल है वो कहां पर है, बॉडी के अंदर। तो कहने का मतलब है कि जो बेसिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल पर जो इंफॉर्मेशन स्टोर है वो डीएनए में है। देख लेते हैं स्लाइड में क्या बोला है। क्रोमोजोम्स इन सेल न्यूक्लियस कंटेन डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन, ब्लूप्रिंट्स ऑफ बॉडी डिजाइंस दैट इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो ब्लूप्रिंट है, डीएनए ट्रांसफर होता है पेरेंट टू प्रोजेनी, उसी तरीके की उनकी संतान है वो बनेगी। डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। कि कौन सा प्रोटीन बनेगा, इसकी इंफॉर्मेशन कहां पर स्टोर है, डीएनए के पास में। इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, अगर डीएनए में कोई सीक्वेंस चेंज होता है, डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड। अगर डीएनए में इंफॉर्मेशन चेंज होगी तो प्रोटीन भी डिफरेंट होगी, और वहां पर डिजाइन है या बॉडी है या करेक्टर्स है वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इट लीड्स टू चेंज इन बॉडी डिजाइन, देयरफॉर क्रिएशन ऑफ ए डीएनए कॉपी इज द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन में डीएनए की कॉपी होती है, एक सेल से दो सेल बनती है। तो दो सेल में दो न्यूक्लियस चाहिए, उनको अपना डीएनए है वो क्या करना पड़ेगा, रेप्लिकेट करना पड़ेगा, कॉपी बनानी पड़ेगी। और कॉपीइंग प्रोसेस है वो इट इज नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट, वहां पर बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है वो एक्यूरेसी नहीं मेंटेन होती।
थोड़े बहुत अल्टरेशन हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और वो चेंज ही कारण बनते हैं किसका? चेंज इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल, एंड दैट लीड्स टू डिजाइन चेंज। उसमें आगे जाकर के लक्षण भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये रेप्लिकेशन हो रहा है डीएनए से, एक डीएनए से दो डीएनए बन रहे, इसकी रेप्लिका बन रही है, कॉपी बन रही है, तो एक तो पुराना स्ट्रैंड रहेगा, दूसरा नया बनेगा। इसमें भी एक पुराना स्ट्रैंड रहेगा, दूसरा नया बनेगा, कॉपी हो रही है, एक डीएनए से दो डीएनए बन रहे, इसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो रेप्लिकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के लिए, सेल डिवीजन के लिए रेप्लिकेशन जरूरी होता है, डीएनए कॉपी करता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये एक पेरेंट है, पेरेंट से जो आने वाली संतान है, थोड़े थोड़े चेंजेस होते जा रहे हैं। ये देखिए, इसके यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पर एक चेंज हो गया, तो माइन्यूट चेंजेस हो रहे हैं। इसके बाद में आप देखेंगे कि ये ग्रीन कलर का चेंज तो आ ही गया, उसके बाद में यहाँ एक और चेंज हो गया, यहाँ पर आप ब्लू कलर, वॉयलेट कलर आ गया है, यहाँ पर आप देखेंगे कि रेड कलर आ गया है। तो वो जो चेंज हो गया, एक बार करेक्टर चेंज हो गया, वो तो रहेगा ही, नए चेंजेज हैं वो ऐड होते जा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे येलो कलर हो गया है, ये ग्रीन कलर हो गया है, तो रेड सिर है उसके आधा हिस्सा येलो हो गया, इसमें ग्रीन हो गया। तो चेंजेज हैं वो धीरे धीरे अकुमुलेट होते रहते हैं। बहुत ज्यादा अगर ड्रास्टिक चेंज हो जाएंगे, तो कल भी हमने चर्चा करी थी, वो सेल है वो डाई हो जाएगी, मर जाएगी। तो देख लेते हैं स्लाइड में क्या बोला है। ए रिप्रोड्यूसिंग सेल क्रिएट्स टू डीएनए कॉपीज एंड एडिशनल सेलुलर apparatus। एक जो सेल रिप्रोड्यूस करती है, कॉपी बनाती है, मतलब डिवीजन करती है, तो वो डीएनए की कॉपी भी बनाएगी, साथ में एडिशनल सेलुलर apparatus चाहिए, क्योंकि एक सेल से दो सेल बननी है, तो उनको बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनकी भी आवश्यकता होगी। देन दे सेपरेट, apparatus तैयार होने के बाद में सेल है वो क्या हो जाएगी? सेपरेट हो जाएगी, डिवीजन हो जाएगा, दो सेल बन जाएंगी। इन ईच प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग सम वेरिएशंस आर क्रिएटेड। मतलब कॉपी जब बनती है तो कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं, थोड़े बहुत अल्टरेशन हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट डीएनए कॉपीज विल बी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। मतलब सिमिलर होते हैं पर एग्जैक्टली ओरिजिनल है, जो पहले वाला है उसका एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, थोड़े बहुत चेंजेज हो जाते हैं, और वही कारण बनते हैं वेरिएशन के। If large variation occur, the new DNA copy may not work with the cellular apparatus, so the newborn cell will die। कल भी हमने चर्चा करी थी कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेज हो जाते हैं डीएनए की कॉपी बनते समय, तो उस डीएनए के साथ में सेलुलर apparatus है, सेल है, वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, और जब प्रॉपर वर्क नहीं करेगी तो सेल है क्या होगी? डेड हो जाएगी, मर जाएगी। इफ वेरिएशंस आर माइल्ड सेल्स आर सर्वाइव्ड। अगर थोड़े बहुत चेंजेज होते हैं, माइल्ड होते हैं, तो सेल सर्वाइव करती है, और वो चेंजेज हैं वो लक्षित होते हैं, दिखते हैं प्रोजेनी में, ट्रेड्स के बदलाव के साथ में। वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। मतलब जो चेंजेज होते हैं वो इवोल्यूशन के कारण बनते हैं, उद विकास का कारण बनते हैं, नई प्रोजेनी बनाने का आधार बनते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। हमने यहाँ चर्चा करी, ये ब्लू कलर का नॉर्मल बैक्टीरिया है, इसमें कुछ चेंजेज हो गए, और चेंजेज होने पर रेड कलर के बैक्टीरिया आ गए, रेड कलर के बैक्टीरिया आ गए। अभी इसमें क्या हुआ, यहाँ के वातावरण में ऐसा बदलाव आ गया कि टेम्परेचर बढ़ गया, तो जो ब्लू कलर वाले हैं वो अपने आप को बदलाव नहीं कर पाए, तो वो मर गए, और सिर्फ यहाँ पर रेड कलर वाले हैं वो बचे रह गए, क्योंकि वो नए हैबिटेट के, मतलब हाई टेम्परेचर में भी वो सरवाइव कर सकते हैं। तो सर्वाइबिलिटी में चेंजेज हैं वो मदद करते हैं। जिन्होंने अपने आप को बदला नहीं है परिस्थितियों के अनुसार, जिन्होंने नहीं बदला है वो खत्म हो जाते हैं, और जिन्होंने अडेप्टेड कर लिया, चेंजेज कर लिए, डेवलप कर लिए, तो वो सरवाइव करते हैं। ये इंपॉर्टेंस है वेरिएशन का। Consistent DNA copying maintains body design. It helps the organism to use a particular niche. So reproduction is linked to the stability of populations of species। मतलब कि जो कॉपिंग प्रोसेस है वो मेंटेन होती है, और साथ में ही वहां पर चेंजेस भी होते रहते हैं, परंतु इतने ड्रास्टिक चेंज नहीं होते कि सब कुछ बदल जाएगा, थोड़े बदलाव होते हैं, और ये थोड़े बदलाव हैं यही फिर नए धीरे धीरे अकुमुलेट होकर के नए जीव को जन्म देते हैं। तो स्टेबिलिटी है वो जरूरी होती है, बहुत ज्यादा चेंजेस भी नहीं होते हैं। हाउएवर निच कैन चेंज ड्यू टू मेनी रीजंस। एग्जांपल चेंज इन टेम्परेचर, वाटर लेवल, मीटियोराइट हीट्स, इस वजह से भी चेंजेज होते हैं। इफ ए निच इज ड्रास्टिकली
altered, the population not suited to that niche is wiped out। मतलब बहुत ज्यादा बदलाव हो जाते हैं तो वो पॉपुलेशन उस जगह पर रहने लायक नहीं रहेगी और वहां से वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। इंडिविजुअल्स हैविंग वेरिएशंस में बी सर्वाइव्ड, और थोड़े बहुत चेंजेज वाले हैं वो वहां सर्वाइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं, कंसीडर ए बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन टेम्परेट वाटर्स, if the water temperature is increased by global warming, most of the bacteria die, but the few variants resistant to heat survive। Variation is thus useful for the survival of species over time। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये टेम्परेट रीजन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया थे, इनमें से कुछ चेंजेज हो गए और चेंजेज होने के बाद में टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से वो जो नेचुरल पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे वो एलिमिनेट हो जाएंगे और जिन्होंने बदलाव किया था वो हाई टेम्परेचर में रह पाएंगे। तो अडेप्टेशन में मदद करते हैं चेंजेस है वो। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ना है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। सिंगल पेरेंट, सिंगल ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से टाइप के रिप्रोडक्शन अडॉप्ट करते हैं, जिसमें फ्यूजन है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्पोर फॉर्मेशन। द मोड्स रिप्रोडक्शन बाय वेरियस ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन देयर बॉडी डिजाइन, किस तरीके की उनका संगठना है, संरचना है, उसके आधार पर मोड है वो डिपेंड करता है कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। क्रिएशन ऑफ न्यू जनरेशन फ्रॉम ए सिंगल इंडिविजुअल इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंगल इंडिविजुअल से और नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट, तो उसको आप क्या बोल रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। और यहाँ पर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये सारे टाइप्स हैं जो हम देख सकते हैं, फ्यूजन है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्पोर फॉर्मेशन। इनको हम चर्चा कर चुके हैं, डिटेल में देख लेते हैं। फिजन अगेन दो टाइप के होते हैं, बाइनरी फिजन इन अमीबा, बाइनरी फिजन इन लेशमेनिया। तो कैरियोकाइनेसिस होता है, पहले न्यूक्लियस डिवीजन होता है, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होता है। तो यहाँ पर किसी भी प्लेन से डिवीजन हो जाता है, परंतु इसमें एक पर्टिकुलर प्लेन से ही डिवाइड होती है लेशमेनिया। तो बाइनरी फिजन है वो भी यहाँ पर प्लेन के आधार पर दो टाइप का है, और मल्टीपल फिजन में एक सेल है वो डिवाइड होकर के मल्टीपल सेल्स बना लेती है। तो इसके एग्जांपल आपको देख लेने हैं। फिजन, मल्टीपल फिजन यहाँ पर देख पा रहे हैं, इट इज द सेल डिवीजन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। एग्जांपल मेनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। इट इज टू टाइप्स, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। ये हम चर्चा डिस्कस कर चुके हैं। बाइनरी फिजन देख लेते हैं। इन दिस पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, एग्जांपल अमीबा, लेशमेनिया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पेरेंटल सेल है डिवाइड होकर डॉटर सेल्स बना रही है। इन अमीबा बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस इन एनी प्लेन, किसी भी तरीके से वो कट हो सकता है, तो इसका कोई पर्टिकुलर प्लेन नहीं है। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल लेशमेनिया कॉज काला आजार हैव ए वाइप लाइक स्ट्रक्चर, हेयर बाइनरी फिजन अकर्स इन रिलेशन टू दीज स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ आप इस तरीके से ये सेक्शन बनाएंगे, मतलब एक लॉन्गिट्यूडनल कट इसमें होगा, इस तरीके से वो कट करेंगे पर्टिकुलर प्लेन में। इन दिस सम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स। जो मल्टीपल फिजन में क्या होगा कि सिंगल सेल है वो मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। और एग्जांपल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट जिसको कहते हैं, वहां पर पाया जाता है मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट टाइप है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग बहुत सिंपल है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब फ्रेगमेंट्स में बॉडी है वो डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ आप देखिए फ्रेगमेंटेशन में ये एक फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, आप ग्रीनिश फिलामेंट आप देख पा रहे हैं। स्पाइरोगायरा है, पानी के अंदर रहने वाला एक एल्गी है, और उसमें इस तरीके से ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्लेरोप्लास्ट पाया जाता है, न्यूक्लियस इनमें भी बीच में पाया जाता है, सेप्टम भी इनमें पाए जाते हैं। सेप्टम का मतलब है कि सेल है वो डिवाइड होती है, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, रिबन लाइक पाया जाता है। और अगर ये पीसेज में टूट जाए, फ्रेगमेंट में टूट जाए, तो हर पीस है वो एक नया इंडिविजुअल बना लेता है, इसको हम बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। इन दिस एन ऑर्गेनिज्म सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेज, fragments, and they grow into new individuals. Example Spirogyra, greenish filamentous multicellular structure seen in pond or lake. All multicellular organisms cannot simply divide cell by cell because their cells are organized as tissues and organs. Here different cell types perform different functions, so reproduction is also performed by a specific cell type. It can grow, proliferate and make other cell types.
मतलब कि सारे सेल्स में, सारे मल्टी और सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि जब हायर ऑर्गेनिजम्स होंगे, हायर प्लांट होंगे, तो अलग अलग पार्ट के अलग अलग फंक्शन होंगे। लीफ अलग अपना कार्य कर रही है, रूट अलग कार्य कर रहा है, स्टेम अलग कार्य कर रहा है, फ्लावर अलग कार्य कर रहा है। तो वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, पूरी बॉडी है, सारे काम करती है, इसलिए वहां ये प्रत्येक पार्ट है टूट करके और कंप्लीट बॉडी बना सकता है। वहां पर डिफरेंशिएशन पाया जाता है, इसलिए पूरी बॉडी है वो नहीं बन सकती है, वो एक पर्टिकुलर टिश्यू ही बना सकेंगे, इसलिए उनमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मीनिंग तो आपको पता है, रिटेन और रीगेन द लॉस्ट बॉडी पार्ट। यहाँ पर रीजनरेशन है वो ऑर्गेनिज्म में एक ऑर्गन गेन करने का तरीका है, परंतु अगर इसी तरीके का मेथड मल्टीप्लिकेशन में, नंबर इंक्रीज करने में, नए इंडिविजुअल बनाने में काम आ जाए, तो वो रिप्रोडक्शन का एक टाइप हो जाएगा रीजनरेशन। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं रीजनरेशन इन प्लेन एरिया। प्लेन एरिया है उसको तीन पार्ट में कट किया है, तो हेड पार्ट ने मिडिल और टेल को रिटेन कर लिया, जो मिडिल पार्ट है उसने हेड पार्ट और टेल पार्ट को रिटेन कर लिया, और टेल पार्ट है उसने हेड और मिडिल पार्ट को रिटेन कर लिया। इस तरीके से एक पेरेंटल बॉडी है उससे तीन डॉटर्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो बन जाते हैं। यहाँ पर हम हाइड्रा में भी रीजनरेशन पाया जाता है, आप देख पा रहे हैं कि ये पार्ट है, अपर पार्ट ने लोअर पार्ट को रिटेन कर लिया और लोअर पार्ट ने अपर पार्ट को रिटेन कर लिया। इस तरीके से दो इंडिविजुअल बन गए, एक से दो बन गए। In this a differentiated organism is cut into many pieces and they grow into separate individuals. Example hydra and planaria। मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएशन थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक होता है, और प्रत्येक कट पार्ट है लॉस पार्ट को रिटेन कर लेता है, तो वहां पर कंप्लीट बॉडी बन जाती है। ड्यूरिंग रीजनरेशन सम स्पेशलाइज सेल्स प्रोलिफरेट टू फॉर्म ए सेल मास फ्रॉम दिस डिफरेंट सेल और अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यूज। मतलब कि यहाँ पर सेल्स अगर बॉडी डेवलप करनी है, मान लीजिए हेड पार्ट डेवलप करना है, तो कुछ सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होकर के और बंच ऑफ सेल्स बनाएंगी, और फिर वो डिफरेंशिएट होकर के हेड पार्ट बना लेंगी। इधर टेल पार्ट है वो सेल्स मल्टीप्लीकेशन करके और टेल पार्ट बना लेंगे, तो स्पेसिफिक जो पार्ट लॉस हुआ है उसको रिटेन कर लेंगी। रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन सिंस मोस्ट ऑर्गेनिजम्स do not normally depend on regeneration for reproduction. Also many organisms use this only to regenerate lost part। तो कहना चाहिए कि रीजनरेशन है वो रिप्रोडक्शन का टाइप सभी ऑर्गेनिज्म में नहीं है। आपकी बॉडी में भी रीजनरेशन होता है, परंतु आप उसको रिप्रोडक्शन का टाइप नहीं कह सकते। वो सिर्फ किसके लिए होता है, लॉस्ट पार्ट को रिटेन करने के लिए होता है। नेक्स्ट टाइप है रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो बडिंग है। बडिंग का मतलब है आउट ग्रोथ, एक आउट ग्रोथ बनती है बॉडी पर। बडिंग है वो दोनों ही टाइप की होती है, बडिंग इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड बडिंग इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये आप ईस्ट देख रहे हैं। ईस्ट में क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवीजन होगा, न्यूक्लियस है वो डंबल शेप होगा, डंबल शेप होकर के वो दो न्यूक्लियस में बट जाएगा, तो कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा, और कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोप्लाज्म है वो एक आउट ग्रोथ बना देगा सेल पे, तो उसको बन जाएगी वो बड। तो ये यूनिसेलुलर बड कहलाती है या यूनिसेलुलर बडिंग कहलाती है। यहाँ पर चूंकि हाइड्रा है, मल्टी सेलुलर है, तो एक सेल डिफरेंशिएट होकर के लगातार सेल डिवीजन करके एक गांठ बना लेती है, बंच ऑफ सेल बना लेती है, जिसको बड बोलते हैं। और बड है वो डिफरेंशिएट होती रहती है, मतलब उसमें टेंटिकल्स आ जाएंगे, पूरी बॉडी बनना शुरू हो जाएगी, परंतु अभी भी वो पेरेंटल बॉडी पर डिपेंड करती है। और जब वो पूरी कंप्लीट बन जाएगी तो यहाँ पेरेंटल पार्ट से कट हो जाएगी, कट होके सूटेबल प्लेस पर अटैच होकर के और एक इंडिविजुअल लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करना शुरू कर देगी। तो देख लेते हैं क्या बात बताई गई है। इन दिस ए न्यू ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड फ्रॉम ए स्मॉल पार्ट ऑफ द पेरेंट्स बॉडी। एग्जांपल यीस्ट, हाइड्रा एटसेट्रा। बडिंग इन यीस्ट, dissolve about 10 gram sugar in a 10 ml of water, take 20 ml of this solution in a test tube and add some yeast granules, put a cotton plug on the mouth of the test tube and keep it for 1-2 hours in a warm place. Put a drop of yeast culture from the test tube on a slide and cover with a cover slip. Observe under microscope, we see yeast reproducing by forming buds। मतलब कि आप
शुगर में और यीस्ट ग्रेन्यूल आप डाल करके और उनको कल्चर करवा सकते हैं, और वो ग्रेन्यूल्स कल्चर ग्रेन्यूल्स है, उनको आप स्लाइड पे लेके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करिए तो आपको यीस्ट में बडिंग है, इस तरीके की बडिंग आपको दिखाई दे जाएगी। माइक्रोस्कोप में सेम ऐसा दिख जाएगा। तो ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर बडिंग, वहां पर सेल्स रीजनरेटिव सेल्स को बडिंग के लिए काम लिया जाता है हाइड्रा में। इन हाइड्रा ए बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। मतलब यहाँ पर लगातार सेल डिवीजन होंगी तो बड बन जाएगी, गांठ बन जाएगी। बर्ड्स डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स एंड व्हेन फुली मैच्योर, वो छोटे एक हाइड्रा के रूप में डेवलप होते हैं, और जब वो फुली मैच्योर हो जाते हैं तो वो डिटैच हो जाएंगे, डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड बिकम न्यू इंडिविजुअल, ये अलग होकर के एक नया इंडिविजुअल बना लेते हैं। तो बडिंग इन हाइड्रा है वो बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब बच्चों आप ये समझिए कि प्लांट बॉडी को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक वेजिटेटिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट को आप कैसे समझ सकते हैं, रूट स्टेम और लीव्स। रूट स्टेम और लीव्स ये वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं, और फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। तो वेजिटेटिव पार्ट का मतलब रूट से अगर नया प्लांट बन जाए, स्टेम से अगर नया प्लांट बन जाए, लीफ से अगर नया प्लांट बन जाए, तो वो क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव पार्ट कहलाएगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब रिप्रोडक्शन। कौन इन्वॉल्व हो रहा है, वेजिटल पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है। वेजिटल पार्ट में कौन कौन आते हैं, रूट स्टेम एंड लीफ आते हैं। तो रूट स्टेम और लीफ अगर इन्वॉल्व हो रिप्रोडक्शन में तो वो क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाएगा। इन दिस प्लांट्स पार्ट्स लाइक रूट स्टेम एंड लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये आलू में आई बड दिख रही है, एक्चुअली में पोटैटो है, वो क्या होता है, स्टेम होता है। ये आप जिंजर देख पा रहे हैं, ये भी एक स्टेम पार्ट है। ये आप देख पा रहे हैं ये रूट पार्ट है। और यहाँ आप देख रहे हैं लीफ, ब्रायोफिलम में लीफ से लीफ में बड ओरिजिनेट हो जाते हैं, और ये फिर नए प्लांट को जन्म दे देते हैं। तो मतलब पत्तियों से नए प्लांट बन रहे हैं, रूट से नए प्लांट बन रहे हैं, स्टेम से नए प्लांट बन रहे हैं। तो वही सारे पार्ट क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है। और वेजिटल पार्ट से अगर नए प्लांट बनने की प्रोसेस हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एडवांटेजेस क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, क्योंकि आपको बीज तैयार करने में समय लग सकता है, वो जल्दी ग्रो करते हैं, तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, देख लेते हैं। यूज्ड इन लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोजेज और ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेज। मतलब कि आप उनको बीज बनाने की जरूरत नहीं है, बीज उगाने की जरूरत नहीं है, वो प्लांट पार्ट है, वो लेकर के आप सीधे गन्ने की छोटे वो डंठल लगा करके और प्लांट बना सकते हैं। आलू है उसको आप लगा सकते हैं, जिंजर को लगा सकते हैं, गार्लिक को लगा सकते हैं। तो ये सारे क्या है, आपको बीज बनाने की जरूरत नहीं है, बीज बनने में समय लगता है, बीज जर्मिनेट होने में समय लगता है, आप प्लांट पार्ट है उनको ही ग्रो कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चरल यूजेज हैं, प्लांट्स रेज्ड बाय दिस मेथड कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। मतलब कि इस तरीके से अगर प्लांट आप लगाते हैं तो बहुत जल्दी से आपको क्रॉप मिल जाएगी, जबकि सीड से अगर जर्मिनेट होकर के बने हैं तो उसमें समय लगता है। सीडलेस प्रोजेनीज कैन बी प्रोड्यूस, एग्जांपल बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्माइन एटसेट्रा, कि ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ही आप इनको उगा सकते हैं, क्योंकि उनमें बीज तो है ही नहीं, बनाना में बीज नहीं है, ऑरेंज में बहुत सारे सीडलेस ऑरेंज है वो उगाना शुरू कर दिया, रोजेज है, इसके साथ में जैस्माइन है, गन्ना है, आलू है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें सीड होते ही नहीं है, या सीडलेस आप ग्रो करना चाहते हैं तो कौन सा तरीका होगा आपके पास में, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ऑल प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो प्लांट आप इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बो रहे हैं, तो जैसे करेक्टर प्लांट में पेरेंट बॉडी में है तो आने वाली प्रोजेनी में भी सेम करेक्टर आएंगे। आप यहाँ देख रहे हैं इस लीफ में जो भी करेक्टर हैं वो इससे बनने वाले नए प्लांट में चले जाएंगे। Potato tuber has buds for vegetative propagation. Cut a potato into small pieces such that some pieces contain a notch or bud and some do not. Place them on some wet cotton on a tray.
After a few days, the potato pieces with the good buds gives rise to fresh green shoots and roots. In bryophyllum, buds are produced in the notches along the leaf margin. They fall on the soil and develop into new plant. तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपके घरों में आलू रखे हुए वहां पर ये उगना शुरू हो जाते हैं। ये ब्रायोफ्लम पत्थर चट्टा में भी आप ये देख सकते हैं, नोचेज से बड ओरिजिनेट होती हैं और पत्ती गड़ जाती है और नए प्लांट है वो जमीन में उग जाते हैं। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए मनी प्लांट है। मनी प्लांट में आप इसकी कोई भी कट पार्ट करके और लगा सकते हैं। इन मनी प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर्स थ्रू स्टेम कटिंग विद एट लीस्ट वन लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस। एक लीफ कम से कम होनी चाहिए जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस करके नए प्लांट में डेवलप हो सके। इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई फॉलोइंग एक्टिविटी: कट सम पीसेज ऑफ मनी प्लांट सच दैट दे कंटेन एट लीस्ट वन लीफ, कट आउट सम अदर पोर्शंस बिटवीन टू लीव्स, वहां पर लीफ नहीं हो, dip one end of all the pieces in water. After few days, it is observed that portion of money plant with at least one leaf grows and gives rise to fresh leaves, but money plant without leaf dies. जिनमें पत्तियां नहीं है वो मर जाएंगे और जिनमें एक भी लीफ है तो वो ग्रो होकर के एक नया प्लांट बना लेगा। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। इसके बाद में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक इसी तरीके का टाइप है टिश्यू कल्चर है, जो आप हायर क्लास में जाके पढ़ेंगे। टिश्यू कल्चर में कोई भी प्लांट पार्ट का टिश्यूज सेल्स लेकर के और उनको कल्चर करवा करके नए प्लांट बनवाए जा सकते हैं। इट इज ए मेथड ऑफ ग्रोविंग टिश्यूज और सेल्स फ्रॉम ए प्लांट इन आर्टिफिशियल मीडियम। सेल्स आर डिवाइड rapidly to form callus, a small group of cells. It is transferred to another medium containing hormones for growth and differentiation. Then the plantlets are placed in the soil. They grow into mature plants. Thus, many plants can be grown in disease-free conditions. This technique is commonly used for ऑर्नामेंटल प्लांट्स की। जो टिश्यू कल्चर है वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए, डिजीज फ्री प्लांट बनाने के लिए, या नेचुरली जो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, नेचुरली जो रिप्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो उनको टिश्यू कल्चर के द्वारा प्लांट को बचाया जा सकता है, नई प्रोजेनी है वो पैदा की जा सकती है। इसके बाद में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट पॉइंट है स्पोर फॉर्मेशन। आप बच्चों ये देख पा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये माइसीलिया है, मतलब कॉलोनी है। आप ब्रेड में देखेंगे कि एक पूरे थ्रेड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स है वो लगी हुई है, रुई जैसी स्ट्रक्चर्स है, थ्रेड से आपको दिख जाएंगे, तो वो एक पूरी कॉलोनी है जिसको माइसीलिया बोलते हैं। माइसीलिया के इंडिविजुअल मेंबर को, एक फिलामेंट को आप बोलेंगे हाइफा, और हाइफा के टर्मिनल पार्ट पर एक स्वेलन पार्ट होता है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, मतलब कि सीड बनते हैं। आप ये स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये सीड हैं वो बन रहे हैं, मतलब स्पोर बन रहे हैं विदाउट गैमीट फ्यूजन के, इसलिए इसको आप क्या बोल रहे हैं, स्पोर फॉर्मेशन बोल रहे हैं। और जब ये सूटेबल प्लेस के साथ में सीड अटैच होंगे या सूटेबल प्लेस पर चले जाएंगे तो वो ग्रो होकर के, जर्मिनेट होकर के इसी तरीके की पूरी कॉलोनी बना लेते हैं जिसको एक नई माइसीलिया बोलेंगे। Spore formation, it is present in organisms like bread mold, rhizopus. Example: keep a slice of wet bread in a cool, moist, and dark place. Observe it for a week. A layer of white mass of thread-like structures is seen on the slice. It is the hyphae of rhizopus. मतलब कॉलोनी आ जाएगी। हाइपी इंक्लूड सम बल्ब ऑन स्टिक स्ट्रक्चर, मतलब बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। दे आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। द बल्ब्स स्पोरेंजिया कंटेन सेल्स स्पोर्स दैट कैन डेवलप इनटू न्यू राइजोपस। Spores are covered by thick walls that protect them until they come into contact with a moist surface and can begin to grow. और ये स्पोर्स हैं वो नई जगह पर जाकर के और अटैच हो जाते हैं और ग्रो हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनका जो स्पोर फॉर्मेशन है ये हो गया। बच्चों, हमने आज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सारे हैं वो रिवीजन कर लिया। इससे पहले हम जब स्कूल में थे तो ये सारे टाइप है वो पढ़ चुके थे, परंतु आपके क्विक रिवीजन के लिए मैंने इसको फिर से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कर लिया। आगे जब भी क्लासें होंगी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।